आप सभी को पुनः स्वागत है लाइव टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर हिंदी लिटरेचर पेपर फर्स्ट के अंदर क्या पढ़े क्या ना पढ़े। टाइम बहुत कम बचा है, 2 ही दिन बचे हैं एग्ज़ाम के। और ये पर्सनली मैं ये नहीं बोल रहा कि ये 2022 के एग्ज़ाम के लिए नॉन है रेगुलर, वैसे रेगुलर वाला का पेपर है और नॉन का एग्ज़ाम भी बाकी है। लेकिन जो मैं इसमें बताने वाला हूँ आपको मेथड कि आपको किस तरह से एग्ज़ाम से पहले आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए पेपर में हिंदी लिटरेचर के में। वैसे तो पार्ट फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी काम में रहेगा इसका जो मेथड है, और सेकेंड ईयर वालों के लिए काम में रहेगा। लेकिन मैं अब जो बताऊंगा वो आपको थर्ड ईयर वालों के लिए बताऊंगा। महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण पद्यांश, महत्वपूर्ण अति लघुरात्मक प्रश्न कौन से हो सकते हैं, महत्वपूर्ण लघुरात्मक प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं, कौन से क्या मतलब किस तरह की व्यू रचना हमें रखनी है इस बार, जल्द से जल्द पेपर में हम पास हो सके, या फिर पास होने की ट्रिक, इसे आप ऐसे बोल सकते हैं पास होने की ट्रिक भी। देखिए सबसे पहले हमें पेपर का मेथड समझना पड़ेगा कि पेपर किस तरह से आएगा। देखिए ज़्यादा समय नहीं गवाऊंगा, आपका जल्द से जल्द बताने की कोशिश करूँगा। देखिए मत्स्य यूनिवर्सिटी का पेपर है ये, और रेगुलर वाला का पेपर हो चुका है, इसलिए रेगुलर वाला का पेपर मैं आपसे बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले बात तो हमें और अथवा यानी कि और वाले जो क्वेश्चन है उसमें हम दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में दे रखा है क्या वाला, और इसमें एक पद्यांश ये दे रखा है और एक पद्यांश ये दे रखा है, और अथवा में लगा रखा है। तो पहले ये सिस्टम था कि हम क्या ये कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं, हमें नंबर एक बार ही मिलेंगे 8 नंबर। लेकिन इस बार ये सिस्टम कर रखा है, और पिछले बार भी ये कर रखा था कि आप कोई सा भी पद्यांश, दोनों पद्यांश करेंगे तब भी आपको 8 नंबर मिलेंगे, 8 दूनी 16 नंबर मिल जाएंगे। अथवा में कोई भी कर सकते हैं और आप इसको भी कर सकते हैं। तो ये मेथड इस बार रहा है। साथ में 1.5 घंटे का पेपर है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका पद्यांश का आएगा, ठीक है। उसमें क, ख, ग और घ, ठीक है, 4 आएंगे, और जिसके पद्यांश टोटल बन जाते हैं 8 पद्यांश। कितने? 8 पद्यांश, 8 नंबर के। वैसे आपको पास कराने के लिए पद्यांश ही काफ़ी है, क्योंकि आप सभी को पता है पद्यांश की प्रसंग और व्याख्या किस तरह करनी है। उसके ऊपर मैंने बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे इजी ट्रिक और फॉर्मेट आपको बता रखा है, इसके ऊपर वीडियो मैंने बना रखी है। वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। नहीं तो इस वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन के ऊपर वह वीडियो दिख जाएगी, आप टच करके आ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो में उस फॉर्मेट को बताने वाला हूँ। देखिए हम क्वेश्चन वाइज चलेंगे, क्वेश्चन को हल करते हुए किस तरह से हम क्वेश्चनों की ट्रिक करना है। देखिए अब पहले बात करते हैं पद्यांशों को कैसे हल करना है, ठीक है, कैसे हल करना है। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को यानी पद्यांश को हल करने का तरीका, ये फॉर्मेट बताया था। ये फॉर्मेट क्या है, किस तरह से अप्लाई करना है, ये देखिए पूरा फॉर्मेट है, ये आप देख सकते हैं। अब आपको पूरा फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा। ये बीए पार्ट सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर तीनों के लिए मैंने फॉर्मेट बनाया था। इसके ऊपर वीडियो भी बना रखी है, आप जाके वो वीडियो देख लेना। फिलहाल इस फॉर्मेट से आपको क्या है, बहुत चीज़ें समझ आ जाएंगी। पद्यांशों की व्याख्या किस तरह होती है, प्रसंग किस तरह लिखा जाता है, प्रसंग में क्या आता है, संदर्भ में क्या आता है, व्याख्या में क्या आती है, विशेष में क्या आता है, सब कुछ इसमें डिटेल से मैंने समझाया है उस वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको इस फॉर्मेट को याद कर लेना है प्रसंग की व्याख्या करने के लिए। देखिए पहले हम क्या करते थे कि हम कवि का नाम हमें पता नहीं था, और पद्यांश में क्या लिखा है ये हमें नहीं पता था, इसलिए मैं आप ये पीली लाइन में मैंने कर रखे थे। आप धैर्य बनाए रखें, आपको धीरे धीरे सब चीज़ें समझ आने लग जाएंगी कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। देखिए मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से आप, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, बहुत कम टाइम है आपके पास, तो आप क्या पढ़ें, या फिर कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं जिनसे आप पास हो सकते हैं। मैं अब आपको यहाँ पे पद्यांश की ट्रिक बताने वाला हूँ पास होने के लिए। इसमें कुछ आपको बनाया हलवा मिलेगा और कुछ आपको बनाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले बात, ये फॉर्मेट बनाया है, आपको ये याद करना है। इस फॉर्मेट की आप चाहें तो एक बार फोटो ले सकते हैं, मैं आपको चलो पढ़ के भी सुना देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको किस तरह हल करना है, क्या लिखना है, उत्तर लिखना है, फिर जिस पद्यांश का आप लिख रहे हैं उसकी 2 शब्द सुर के लिखने हैं, डेडेसेस, और बाद में लिखना है। जैसे कि मान लीजिए आपको इस पद्यांश की व्याख्या लिखनी है, तो आपने पहले लिया सिद्धि हेतु स्वामी गए डैश डैश, और फिर लास्ट में पथ बाधा ही पाते। इस तरह से आपको लिखना है। और फिर सबसे पहले आता है संदर्भ। संदर्भ में क्या आता है, संदर्भ में नाम आता है कवि का, और यह किस काव्य खंड से या फिर कहाँ से उद्धरित है, कौन सी कविता से उद्धरित है, ये चीज़ हमें संदर्भ में लिखनी होती है। कवि का नाम और ये कहाँ से लिया गया है पद्यांश, यानी किस कविता से, किस काव्य खंड से यह लिया गया है। उसके बाद आता है प्रसंग। प्रसंग में क्या आता है, प्रसंग में आता है कि हमें पद्यांश में किस चीज़ के बारे में बताया गया है, यानी पद्यांश क्या कहना चाह रहा है, राम परशुराम संवाद है, या फिर पद्यांश में किसी प्रकृति की सुंदरता के बारे में बताया गया है, या फिर संवाद में या फिर पद्यांश में कृष्ण राधा प्रेम के बारे में बताया गया है, या फिर संवाद में जो भी बताया गया वो संदर्भ में लिखक आता है। तो यही चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, संदर्भ और प्रसंग। यहीं पे टीचर आपको जज कर लेता है कि आपको 8 में से कितने नंबर देने हैं। आगे वो व्याख्या है, जो व्याख्या तो कोई नहीं पढ़ता, इसलिए मैंने ये व्याख्या ये लिख दी आप व्याख्या में आप कुछ नहीं करना। अगर आपको पद्यांश की व्याख्या आता है तो ठीक, नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। जो पीली लाइन दिखाई दे रही है इसमें आपको कुछ भी पद्यांश और गद्यांश की 2-2 3-4 लाइन उठा के यहाँ पे रख देना है, और पूरा ये ऐसे कैसे आपको लिख के आना है। ये कैसे अप्लाई करना है इसके लिए एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा। बस मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि पिछली बार हमको कवि का नाम और पद्यांश में क्या है वो हमें नहीं पता था, इसलिए हमें 8 में से मात्र 5 या 6 नंबर ही मिलते थे व्याख्या के।
लेकिन इस बार हम अब ऐसा नहीं करेंगे, इस बार हम 8 के 8 नंबर लेंगे। वो कैसे, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो फॉर्मेट हो गया, फॉर्मेट आपको याद कर लेना है, अच्छे से वीडियो को देख लेना एक बार, ये फॉर्मेट क्या है वो समझ आ जाएगा आपको। या फिर एक आप करिए, काम करिए, आप पहले फॉर्मेट को जाकर देख लीजिए, फिर आगे वीडियो को देख लेगा। तो देखिए अब आपको कवि के नाम याद करने, कवि के नाम याद रखने। देखिए अगर आप सीरीज में से याद कर रहे हैं तो आपको कवि के नाम याद नहीं होंगे, आपके पास ऐसी होनी चाहिए पासबुक। अब पासबुक में देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है, याद रखिएगा, आपको इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है। क्यों, देखिए अब पहला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि ओझा की कुछ पद्यांश और व्याख्या इसमें दे रखी है, जिसमें प्रिय प्रवास है और पवन संध्या है। अब देखिए मैं आपको इसके जरिए समझाना क्या चाह रहा हूँ। देखिए इन सब आपको यहाँ पे शुरुआत में सभी कवियों के नाम दे रखे हैं, जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अब मान लीजिए कोई पद्यांश आ गया, अब आपको कैसे पता चलेगा कि यह किस कवि ने लिखा है और यह कहाँ से उद्धृत है, यानी कहाँ से लिया गया है। तो देखिए अब आपको यहाँ पे इन चीज़ों को याद करना है, आपको इन चीज़ को रखना है। कैसे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो भी महत्वपूर्ण कविता है वो यहाँ पे दे रखी है, तुम और मैं। हाँ तो मैं आपको बता रहा था कि आपको इसमें याद क्या करना है। देखिए समझा रहा हूँ, आराम से धैर्य से समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो महत्वपूर्ण कविता है, तुम और मैं, संध्या, और ये उन बच्चों के लिए जो बेचारे मतलब पद्यांश नहीं पढ़ पाते हैं, यानी कि वो कभी कॉलेज नहीं जाते हैं। नॉन कॉलेज वाले के लिए महत्वपूर्ण मान लीजिए एक तरह से। ये जो रेगुलर जाते हैं वो क्या जाता है, पढ़ लेते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि यह पद्यांश कहाँ से ले गया। लेकिन जो नॉन कॉलेज वाले हैं तो वो पद्यांश नहीं पढ़ पाते हैं, टीचर नहीं पढ़ा पाते हैं, तो उन्हें नहीं पता होता। देखिए मैं आपको समझाने क्या चाह रहा हूँ, एक मिनट आप रुकिए, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, मान लीजिए ये पद्यांश आया, मान लीजिए आपको नहीं पता। देखिए ये मैं पद्यांश आ गया पेपर में, तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय और मैं कांत कामिनी कविता, तुम प्रिय और मैं शांति, तुम सुरापान धन अंधकार, मैं हूँ मतवाली भ्रांति। अब आपको कैसे पता चलेगा ये किसने लिखा है, तो बस अब आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने इसमें क्या पढ़ा, जब आप यहाँ देखते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुछ महत्वपूर्ण कविता कौन कौन सी हैं, तुम और मैं, संध्या सुंदरी, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक और तुलसीदास द्वारा लिखी वह आज हो गई पुष्कलन रवि रेखा। तो आप देखिए आपने पढ़ा तुम और मैं, आपने याद कर लिया कि सूर्यकांत त्रिपाठी की है, तुम और मैं, संध्या कुमारी, तोड़ती पत्थर। अब आप जब पद्यांश में देखते हैं तो देखिए आपको यहाँ पे कितनी चीज़ें कॉमन मिल रही हैं। तुम आ गया, तुम वो हो मैं वो हूँ, तुम वो हो मैं वो हूँ। तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा लग गया कि यह तुम और मैं कविता से उद्धृत है और यह किसका कवि है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बस आपको मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे इसका देखिए दूसरा, देखिए अब यहाँ पे इसका दूसरा पद देखिए, तुम नंदन वन घन और मैं सुख शीतल, आ गया ना वो तुम और मैं, वही चीज़ आ गई ना। ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब आप इनको याद कर लेंगे तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि किस कवि द्वारा रचित है और किस कविता से आई। जैसे आप ये देखिए इसका तोड़ती पत्थर है, भिक्षु, तोड़ती पत्थर तो बहुत ही, तोड़ती पत्थर में तो आपको हर जगह वो मिलेगा, हर पद्यांश के लास्ट में तोड़ती पत्थर दिखाई देगा। जैसे कि आप देखिए ये रहा तोड़ती पत्थर, ये भिक्षुक वाली आ गई। अब भिक्षु में आपको भिक्षु से रिलेटेड चीज़ें आपको खुद ब खुद देखिए, आपको सॉरी दिखाई नहीं दे रहा हो, हाँ ये देखिए तोड़ती पत्थर करते देखिए, तोड़ती पत्थर आपको खुद ब दिखाई देगा। अब कुछ नॉन वाले बच्चे होते हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं पता होता ये कौन से कवि होते हैं, यही नहीं पता होता है तो कुछों को, तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम की बात है, तो ये आपको याद रख लेना है। एक हाँ ये प्रिय प्रवास वाली कविता थोड़ी बड़ी है, तो इसको आपको थोड़े पद्यांश पढ़ने ले हैं ताकि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यह अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविता है। मैथिली की बात करें तो मैथिली के भी हैं, जैसे वंदने तू भली बनी, तो इसमें भी आपको वंदने तू भली बनी इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिल जाएगा। अगर आप इनको याद कर ले तो मैं दावा कर सकता हूँ आप 90 या फिर 80% आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यह पद्यांश किस कवि द्वारा रचित है और यह कहाँ से लिया गया है। तो यही बात इंपॉर्टेंट बताने की थी, जो कि हमें पद्यांश में फुल नंबर दिला सकते हैं, क्योंकि वो फॉर्मेट हमें 5 जहाँ 8 में से 6 नंबर दिला रहा था, अब कवि का नाम याद होने से यह कहाँ से उद्धृत है हमें 8 में से 8 नंबर मिल जाएंगे। तो फर्स्ट बात तो यह थी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फर्स्ट वाले पेपर की है। आप इसके आपको याद कैसे करना है, देखिए आपको ऐसे याद करना है जैसे मैंने आपको बताया, जयशंकर प्रसाद की कविता है बीती भिवारी जागरी लहर से, कौन सी कविता से, लहर से है। दूसरी अरुणा यह मधुमेह देश हमारी, चंद्रगुप्त नाटक से है। तीसरी आंसू इस करुणा रहित थी ऐठी, तो आंसू से आपको खुद ब खुद देखिए अब एक करुणा कलित, अभी इससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ उस पद्यांश में जरूर मिलेगा। आप पढ़ेंगे ना एक बार, आप जब इनको पढ़ने के बाद आपकी सीरीज में से आप कुछ पद्यांश पढ़ेंगे ना तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि हमने पढ़ा था कि आंसू रिलेटेड ये चीज़ें, श्रद्धा सर्ग कौन हो तुम,
कुछ ना कुछ आपको इनसे रिलेटेड मिल जाएगा पद्यांश में, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यह पद्यांश किस कवि द्वारा रचित है। तो अब आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे ना पूरी आगे होंगे चारों के चारों पाँचों, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी पंत भी आगे हैं। उसके बाद ये महादेव वर्मा को और ले लीजिए, और दुष्यंत कुमार का भी ले लीजिए। और साथ ही साथ ये भी समझ लीजिए कि आपका पेपर पैटर्न इस तरह किस तरह, देखिए पैटर्न भी आपका इस एक तरीके से ये आपका एग्जाम पैटर्न भी है कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले आपके इन 11 कवियों में से कोई से भी 8 पद्यांश आ जाएंगे। अब देखिए महत्वपूर्ण कौन कौन से आ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले है जयशंकर प्रसाद का, अयोध्या सिंह उपाध्याय का, ये इसमें से हर बार एक ना एक तो जरूर देता है, बाई चांस कभी नहीं देता तो बात अलग है, नहीं तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का एक पद्यांश जरूर आता है। फिर आता है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यपंथ और महादेवी वर्मा। ये 2-4 तो हैं जिनके हमेशा एक ना एक आपको पद्यांश देखने को जरूर मिल जाएगा, तो इनके अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए अब देखिए आगे देखें पेपर में, तो देखिए ये हमारे पद्यांश हो गए, टोटल 8 पद्यांश हो गए ना। अब उसके बाद में जो हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है वो बनता है निबंधात्मक क्वेश्चन, तो ये तो आपको याद करने पड़ेंगे निबंधात्मक क्वेश्चन में से बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी अच्छा खासा आता है, छायावादी का भी, महादेवी वर्मा का भी कवि आता है, और मैथिलीकरण का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। तो इनको आप जरूर याद करें। सच्चिदानंद का भी दे रखा है। इन्हीं के क्वेश्चन घूम फिर के ज़्यादातर आते हैं, और संस्कृति से रिलेटेड भी पूछ सकता है कुछ भी। तो निबंधात्मक क्वेश्चन 3 आएंगे, तो ये तो आप याद कर सकते हैं क्योंकि इनकी कोई ट्रिक नहीं है, क्वेश्चनों की कोई ट्रिक नहीं होती। अब बात करते हैं कि और कौन सी चीज़ याद करें। तो देखिए अब ये भी याद करने की है, लेकिन इसमें एक चीज़ क्या है जो आपको समझ लेनी चाहिए। देखिए निम्नलिखित में से 3 के उत्तर लिखने होते हैं, 50 शब्द सीमा दी हुई होती है। अब ये क्वेश्चन हमें कहाँ मिलेंगे सीरीज में, भाई 5-5 नंबर के हैं, 3 क्वेश्चन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कम समय में कम चीज़ याद करके इनके उत्तर दे सकते हैं। अब कैसे, देखिए अगर आपके पास हो गया तो बहुत अच्छी बात है। सीरीज खोलेंगे आप, मैं आपको सीरीज में दिखाता हूँ। अब जिन बच्चों के पास सीरीज है वो सीरीज में देखिए, ये मेरे पास राजा की सीरीज है, आपके पास जो भी सीरीज है मत्स्य की। देखिए आप जैसे ही खोलते हैं तो सब चीज़ वैसे सीरीज में दी होती है, अगर बच्चा समझ ले तो सब चीज़ उसे पेपर में मिल सकता है। देखिए 5 क्वेश्चन, कुल 3 लघुरात्मक प्रश्न, उत्तर सीमा 50 रहेगी। अब यहाँ देखिए यहाँ पे दे रखा है, दूसरा में तो आधुनिक हिंदी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, और तीसरा काव्य बिंब प्रतीक। इनको मत पढ़िए आप, एक काम करिए सीधे चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपने देख लिया आधुनिक हिंदी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। अब पीछे चले जाइए आपकी सीरीज में जितना पीछे सके। सबसे पहले देखिए काव्यबिंब, प्रतीक, मिथक, फैंटेसी के अति लघुरात्मक प्रश्न। ये कौन सा वाला है, ये वाला है, 5वें का ब वाला जो है ना, ये आपको दिखाई दे रहा पेपर में, 5वें का ब वाला। निम्नलिखित यानी 4 के उत्तर लिखिए 20 शब्द सीमा में। तो बस इनकी ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं सारे ये सब इसी में से आएंगे। कौन से, ये काव्यबिंब, प्रतीक, मिथक, फैंटेसी, अति लघुरात्मक प्रश्न। तो आपकी सीरीज में अब इसके देखिए, इसके सीरीज में ना ये भी दे रखे हैं, लघुरात्मक भी दे रखे हैं और निबंधात्मक भी दे रखे हैं। तो अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है निबंधात्मक पढ़कर और लघुरात्मक पढ़कर, आपको पढ़ने सिर्फ अति लघुरात्मक प्रश्न। समझ गए ना आप। 5वें के ब को उत्तर करने के लिए आपको सिर्फ 20 शब्द सीमा में उत्तर देने हैं, और वो कहाँ मिलेंगे प्रश्न, तो आपके अपनी सीरीज में पीछे खोलिएगा तो आपको मिल जाएंगे। काव्यबिंब, प्रतीक, मिथ्य, फैंटेसी के अति लघुरात्मक प्रश्न। काव्यबिंब क्या होता है, प्रतीक क्या होता है, मिथक, फैंटेसी क्या है, ये सब चीज़ आपको इसमें दिखाई देने की मिल जाएंगी। तो इन सबको आपको याद कर लेना। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, 10 से 11 या फिर 15, ज़्यादा से 20-30 क्वेश्चन होंगे, तो आप उनको जरूर याद कर लीजिएगा पेपर में जाने से पहले। ये आपको अच्छे खासे नंबर दिलाएंगे, मैं बोल रहा हूँ ये अच्छे खासे नंबर दिलाएंगे। 8 नंबर के आएंगे और एक शब्द सीमा मात्र 2 शब्द तीनों में इनका उत्तर हो जाएगा, इसलिए याद करना है। दूसरा चीज़ 5वें का क्या है, तो वो देखिए ये रहे आधुनिक हिंदी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ एवं लघुरात्मक प्रश्न एवं उत्तर। तो इसकी जो शब्द सीमा है वो है 50 शब्द। तो अब हमें इसके निबंधात्मक याद नहीं करने हैं और ना ही अति लघुरात्मक करने हैं, हमें इसके करने हैं लघुरात्मक, यानी 50 शब्द सीमा वाले। यानी कि इस तरह से आपकी सीरीज में दे रखे होंगे लघुरात्मक प्रश्न याद कीजिए, लघुरात्मक प्रश्न एवं उत्तर। तो आपको इनमें लघुरात्मक वाले याद करने हैं। इनमें सिर्फ समझाने की बात यही है कि आपको 2 चीज़ें समझनी है 5वें क्वेश्चन के लिए। एक तो आधुनिक हिंदी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ लघुरात्मक प्रश्न करने हैं, और फैंटेसी वाले, प्रतीक, मिथक और काव्यबिंब वाले लघुरात्मक प्रश्न याद करने हैं। बस आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि काव्यबिंब, प्रतीक और मिथक, फैंटेसी वाले निबंधात्मक नहीं करने हैं, सिर्फ लघुरात्मक करने हैं। और
आधुनिक हिंदी काव्य के प्रमुख प्रवृत्तियों में लघुरात्मक करने हैं, ना कि निबंधात्मक, और ना ही छोटे वाले कोई काम के नहीं। इसमें आपको 50 मिनट तो ये आपको करने हैं। ये बात थी आपको समझाने की क्वेश्चन नंबर 5 की। ये भी आपको नंबर अच्छे खासे दिला सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, अगर हम प्रश्न नहीं आए क्या करें, ब्रह्मास्त्र बता दीजिए। तो लास्ट ब्रह्मास्त्र एक है, वो है पद्यांशों की व्याख्या। पद्यांशों की व्याख्या का ब्रह्मास्त्र है, यह है फॉर्मेट क्या है, कैसे अप्लाई करना है, इसी वीडियो के अंत में आपको स्क्रीन के ऊपर इसका दिखाई दे जाएगा। उस पर क्लिक कीजिएगा और आप उस वीडियो के विस्तार वाले वीडियो पे चले जाएगा, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबी पड़ जाएगी। लेकिन हाँ, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, आपने फॉर्मेट को कॉपी करके अप्लाई कर दिया पेपर में तो आप फेल कभी नहीं हो सकते। इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। मेरे बहुत स्टूडेंट इससे पास हुए और अच्छे नंबर लेके आए, 80-75 नंबर तक ओनली पद्यांशों से लेके आए। क्योंकि इस बार बहुत अच्छा सिस्टम कर दिया था कि आप दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बच्चों ने 8 में से 5-6 पद्यांशों की व्याख्या कर दी और बाद में जो क्वेश्चन आए उन क्वेश्चनों कर दिए। लेकिन क्योंकि आप पद्यांश आप बोलते हैं सर 1.5 घंटे के टाइम मिलेगा, हम उसमें 5-6 कैसे करेंगे, बाद में हम प्रश्न कैसे करेंगे। तो देखिए, आपको किसी चीज़ को याद करके लिखने में और एक फॉर्मेट को बार बार एक ही जैसा अप्लाई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि वो आपको रटा हुआ होता है। तो इसलिए आप अच्छी खासी आपकी स्पीड बढ़ जाती है और आप अच्छी कर सकते हैं। तो पद्यांश में आप हमेशा कम से कम 5 पद्यांश करके आ जाएंगे, या फिर 4 तो कम से कम करके आना है आपको। और उसके बाद में जो प्रश्न आपको आए अच्छा है, जो ना आए वो अच्छा है, लेकिन आप पास ज़रूर हो जाएंगे अगर आप 4 करके आते हैं इस फॉर्मेट के अनुसार। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो देखिए, पहले वाले पेपर में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, देखिए प्रश्नों की मैं वैसे गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि प्रश्न की तो कुछ भी आ सकता है, इसलिए प्रश्न लेकिन मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूँ कौन कौन से प्रश्न। देखिए, एक मैथिलीकरण का क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, ये वाला। मैथिलीकरण गुप्त के काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। मैथिलीकरण गुप्त के काव्य में आदर्श एवं नैतिक की गहराई छाप देखी जा सकती है। अब दूसरा आता है मैथिलीकरण का ये वाला क्वेश्चन, मैथिलीकरण गुप्त एवं नारी भावना का एक लेख लिखिए। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन बनता है जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद छायावादी के आधार स्तंभ है। इस कथन के संदर्भ में उनकी काव्य की विशेषताओं के दोहरण स्पष्ट कीजिए। जयशंकर प्रसाद का एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। फिर बनता है हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी से भिक्षुक कविता को लेकर बन सकता है, भिक्षुक कविता को लेकर क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। फिर आता है सूर्यकांत त्रिपाठी पंथ का। तो पंथ ही प्रकृति है और प्रकृति ही पंथ है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करते हुए पंथ के प्रकृति चित्रण की विशेषताएं बतलाएं। पंथ की कविताओं में प्रकृति सौंदर्य के अत्यंत सुंदर चित्रण को बन सकते हैं। या फिर अगर मैं आपको डायरेक्ट समझा दूं तो देखिए, कुछ लेखक हैं जिनके ही क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं। एक आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी का एक क्वेश्चन ये भी है कि पंथ की प्रथम रश्मि कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। एक है महादेवी वर्मा, जो कि अति महत्वपूर्ण है। महादेवी वर्मा से क्वेश्चन हर बार पूछता है। अगर मैं आपको डायरेक्टली समझाता तो ये समझ लिए, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी और सुमित्र नंदन पंथ और एक मिथैली और जयशंकर प्रसाद, इन 4 को तो आपको क्वेश्चन इनके कुछ ना कुछ क्वेश्चन याद करके जाने हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ज़्यादातर मत्स्य यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी में खूब पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य के ओल्ड पेपर, ये वाले पेपर अपने इनको ज़रूर पढ़ के जाया करो। रेगुलर में हो आप और नॉन के पहले हो चुके हैं तो नॉन के पढ़ के जाइए, और अगर आप नॉन के हैं और रेगुलर के पहले एग्जाम हो चुके हैं तो पढ़ के जाइए। क्योंकि इनमें से काफ़ी बार पद्यांश सेम पद्यांश आ सकते हैं और सेम क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि अब मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन जो आपके निबंधात्मक बनेंगे वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मैथिली से बनेंगे, और छायावादी कवि महादेवी वर्मा से, सचिनानंद हीरानंद वाद से, आज्ञा से बन सकते हैं, और संस्कृति राजनीति इनसे रिलेटेड बन सकते हैं। तो ये सब चीज़ थी। तो ये तो मैंने फ़िलहाल एग्ज़ाम जल्दी था इसलिए इसको आपको फास्टली समझाया है। और सेकंड बुक में क्या करना है, सेकंड बुक में भी आपको ऐसे ही करना है, आपको दिखाई दे जाएगा। सेकंड बुक के लिए जो महान अगर कवि के नाम आप याद करना चाहते तो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इनमें भी आपको बालकृष्ण भट्ट और उनके वो दे रखी हैं, रचनाएं कौन कौन सी हैं, रामकृष्ण की दे रखी है, और यहाँ कथा एवं गद्यांश की विधियाँ दे रखी है, सूर्यकांत त्रिपाठी और महादेवी वर्मा की। इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बात करते हैं इसके अंदर भी, देखिए जैसे आप सीरीज में लास्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएंगे निबंध एवं कथोचित गद्य विद्याओं का उद्भव एवं विकास। तो इनमें आपको यहाँ पे ये मिलेंगे, जिसके अंदर आपको मिलेंगे निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण और जीवनी, आत्मकथा, या तो इसके आपके करने हैं लघुरात्मक प्रश्न। कौन से? लघुतरात्मक प्रश्न 50 शब्द सीमा वाले करने, निबंधात्मक नहीं करने, अतुलकारात्मक नहीं करने। और बात करते हैं फिर 5 क्वेश्चन आएगा उसमें भी, सेकंड वाले पेपर में भी। देखिए मैं आपको समझाता हूँ अभी आपको। देखिए पद्यांश आएंगे, व्याख्या,
ऐसे ही करनी है इसी फॉर्मेट में। गद्यांशों की व्याख्या में दिक्कत है, लेकिन पद्यांश की व्याख्या में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी आप 3-4 पंक्ति उठाइए और कॉपी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस कवि के नाम की बात है जो मैंने आपको बता दी कि स्क्रीनशॉट ले लेना वो, जिनसे आपको पता लग जाएगा कौन से कवि ने कौन से लिखे हैं। इसमें वही 3 क्वेश्चन आते हैं, निबंधात्मक, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन। इसमें बता दूँ बाल भट्ट आ गया जैसे कि इस बार, तो बाल भट्ट का आ सकता है, भारतीय संस्कृति का भी आ सकता है, महादेव वर्मा का आ रहा है और राघव जी का आ रहा है। तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन याद करके जाइए, इन्हीं में से मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन, ज़्यादा बात नहीं है। हाँ, बात करते हैं हम 5वें वाले की, जो हम ये बात देखने वाले हैं। लघुरात्मक प्रश्न 3 करने रहेंगे 50 शब्द सीमा वाले। तो ये कहाँ से हैं, ये प्रश्न कहाँ से आएंगे, इसमें से। निबंध एवं कथित गद्य विद्याओं का उद्भव एवं विकास करिए। इनके निबंधात्मक याद मत कीजिएगा और छोटे वाले मत कीजिएगा, आपको करने इनके लघुरात्मक 50 नंबर शब्द सीमा वाले। और जो दूसरे हैं 20 शब्द सीमा वाले, वो आपको यहाँ से करने हैं। हिंदी की उपभाषा एवं बोलियाँ वाले, सामान्य परिचय, देवनागरी लिपि विशेषता, ये आपको सीरीज में मिल जाएंगे। जैसे आप देखिए ये सीरीज, आप सीरीज में जैसे ही पीछे जाएंगे, देखिए ये हिंदी की भाषा एवं बोलियाँ, सामान्य परिचय तथा देवनागरी लिपि, तो इसके करने आपको लघुरात्मक प्रश्न। अब देखिए इसमें अति लघुरात्मक प्रश्न दे रखे हैं और निबंधात्मक व्याकरण यानी निबंधात्मक क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें अति लघुरात्मक प्रश्न नहीं दे रखे हैं, तो कोई बात नहीं, आप इनमें लघुरात्मक पढ़ के जाइए। यानी कि आपको जो हिंदी काव्य की बोलियाँ हैं, इसमें छोटे वाले क्वेश्चन पढ़ के जाने। अगर आपकी सीरीज में तीनों टाइप के दे रखे हैं तो छोटे से छोटे वाले पढ़ के जाइए, क्योंकि बस 20 शब्द सीमा में उत्तर देना है, तो हमें ज़्यादा पढ़कर कुछ नहीं करना। कुछ बच्चे क्या है पूरे पढ़ने लग जाएंगे निबंधात्मक, तो कोई मतलब नहीं है निबंधात्मक पढ़ने का। आपको पढ़ने हैं तो जो मैं बता रहा हूँ उस प्रकार से पढ़िए। हिंदी काव्य बोलियों के आपको अति लघुरात्मक पढ़ने हैं, लिख लीजिएगा अति लघुरात्मक। और इसके जैसे यहाँ पे दे रखें, अभी ये निबंधात्मक है, देखिए निबंध एवं कथित गद्य विद्याओं के उद्भव एवं विकास। निबंध, रेखा चित्र, जीवनी क्या होती है, आत्मकथा क्या होती है, यात्रावृत्त क्या है, निबंध किस प्रकार से लिखा जाता है, ये आपको इसके अभी यहाँ देखिए अति लघुरात्मक प्रश्न दे रखे हैं और ये देखिए लघुरात्मक प्रश्न। तो अब आपको इसमें लघुरात्मक याद करने हैं, 50 शब्द सीमा वाले लघुरात्मक प्रश्न याद करने, ना कि अति लघुरात्मक। कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें ज़्यादा लिखना है, इसलिए लघुरात्मक कीजिए, निबंधात्मक भी मत कीजिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हिंदी से रिलेटेड दोबारा मैं एक ऐसी वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसके अंदर अच्छे से और भी अच्छी तरीके से बिल्कुल फिक्स टाइप से एक ट्रिक्स लेके आने वाला हूँ। हर क्वेश्चन के लिए, हर फिक्स क्वेश्चन के लिए फिक्स ट्रिक्स लेके आने वाला हूँ। साथ ही में इंग्लिश के लिए भी लेके आने वाला हूँ और संस्कृत के लिए भी लेके आने वाला हूँ। बीए से रिलेटेड वीडियो अब आपको धीरे धीरे इसके अंदर चैनल पर सब कुछ मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।